देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर या डिजिटल बिजनेस कोई भी 3 चीज़ें तो हर टाइम ट्रैक कर रहा होता है। एक होता है कन्वर्जन्स, दूसरा होता है रिटेंशन, एज इन कितने टाइम तक लोग आपके प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, और थर्ड इज़ मोनेटाइजेशन। ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट ये 3 चीज़ें तो आप हर वक्त ट्रैक कर ही रहे होते हो। कन्वर्जन क्या होता है? देखिए, कन्वर्जन कोई भी एक इवेंट होता है जहाँ पे यूज़र ने यानी हम लोगों ने कोई भी एक डिज़ायर्ड एक्शन कंप्लीट कर लिया होता है। अब वो डिज़ायर्ड एक्शन कुछ भी हो सकता है, और आपके प्रोडक्ट में बहुत सारे कन्वर्जन्स हो सकते हैं। एज इन आपने साइन अप किया, वो एक कन्वर्जन हो सकता है, आपने पेमेंट की, वो एक कन्वर्जन हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं। ये आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। अगर नहीं पता है तो ज़रूर अपने प्रोडक्ट मैनेजर या फाउंडर या जिससे भी आप कोलैबोरेट करते हैं उनसे पूछिए कि हमारे कन्वर्जन मैट्रिक्स क्या क्या है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट अगर ये पूछेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता लगेगा कि बिजनेस किन मैट्रिक्स पे चल रहा है, बिजनेस क्या मैट्रिक्स ट्रैक करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या मैट्रिक्स ट्रैक कर रहे हैं। और कन्वर्जन हर फीचर का बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से चंदू है, ठीक है। चंदू को क्या करना है? चंदू ने एक ऐप डाउनलोड करी प्ले स्टोर से, उसने साइन अप किया, उसके पास एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आई, उसने ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करी, और अब वो किसी होम स्क्रीन पे आ गया, होम पेज पे आ गया, जहाँ पे उसके पास कुछ एक्शंस है कंप्लीट करने को, कुछ ना कुछ बैनर्स वगैरह उसको दिख रहे हैं। लेट्स से ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। चंदू की इस पूरी की पूरी जर्नी को फनल बोला जाता है। आप जब भी किसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो कन्वर्जन यूजुअली फनल के फॉर्म में कैप्चर करी जाती है। और फनल कुछ नहीं होता, बेसिकली वो स्टेप्स होते हैं जो एक यूज़र एक जर्नी में लेता है कन्वर्ट होने से पहले। और कन्वर्ट होना मतलब कोई भी डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट कर लेना, एंड इट कुड बी एनीथिंग। अब अगर आप एक ओवरऑल प्रोडक्ट लेवल पे देखते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना, साइन अप करना, ऑनबोर्डिंग करना और होम पेज पे आना, ये एक मैक्रो लेवल फनल है। और अगर हम माइक्रो पे जाते हैं, मतलब अगर और हम डिटेल में जाते हैं, तो हो सकता है साइन अप से ऑनबोर्डिंग तक एक फनल हो सकती है, ऑनबोर्डिंग से होम पेज तक एक फनल हो सकती है, और अगेन फिर होम पेज से आगे एक फनल हो सकती है। यूजुअली कन्वर्जन्स को मेजर करने के लिए बहुत ही 4 बेसिक मेट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कन्वर्जन रेट, बट यूजुअली ये कैलकुलेट इस हिसाब से होता है 1000 लोग फर्स्ट स्टेप पे आए, और उसके बाद उसमें से 800 लोग सेकंड स्टेप पे आए, उसके बाद 600 लोग थर्ड स्टेप पे आए, और फिर फाइनली 100 लोग फोर्थ स्टेप पे आए। कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि स्टेप 4 पे कितने लोग हैं डिवाइडेड बाय स्टेप 1 पे कितने लोग थे, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा कन्वर्जन रेट, राइट। अब आपके प्रोडक्ट में कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, और कन्वर्जन की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रेंज नहीं है कि आपकी कन्वर्जन इतनी होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट या फिर स्टेप टू स्टेप डिपेंड करती है। अभी मैं उस डिटेल में जाऊँगा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपका कन्वर्जन रेट आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट जर्नी का कन्वर्जन रेट निकालना है, बस आप ये करिए, आप अपने प्रोडक्ट मैनेजर के पास जाइए, आप उनसे पूछिए वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं, और आप उनको पूछिए कि मुझे हमारा साइन अप कन्वर्जन रेट बताओ, या मुझे मोनेटाइजेशन कन्वर्जन रेट बताओ, मुझे बताओ कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उससे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा अपने प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्जन रेट किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। सिमिलर टू कन्वर्जन रेट एक और मेट्रिक होता है जिसको बोलते हैं चर्न रेट या ड्रॉप ऑफ रेट। मतलब कितने लोग फनल से एग्जिट कर गए या लीक हो गए। इस फनल का कन्वर्जन रेट अगर 10% है तो मतलब 1000 लोग घुसे थे फनल के अंदर, 100 लोग एट दी एंड रहे थे फनल में, राइट। अगर 10% कन्वर्जन रेट है तो मतलब ओवरऑल 90% लोग ड्रॉप ऑफ हो गए, राइट। नाउ यूजुअली प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल में कन्वर्जन रेट और ड्रॉप ऑफ रेट एक साथ दिखाया जाता है, तो आपको ड्रॉप ऑफ रेट अलग से कैलकुलेट नहीं करना होता। बट देन अगर आपको स्पेसिफिकली ड्रॉप ऑफ रेट इंप्रूव करना है तो दैट इज द मेट्रिक दैट यू विल लुक फॉर रादर देन कन्वर्जन रेट कितना है। बोथ कन्वर्जन रेट और ड्रॉप ऑफ रेट ओवरऑल फनल पे भी होते हैं और स्टेप लेवल पे भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका गोल हो स्टेप 1 से स्टेप 2 का जो फनल है वो इंप्रूव करना। तो अगले मेट्रिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है CTR और क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब कितने लोगों ने एक पेज पे जब उन्होंने विजिट किया तो जो भी डिजायर्ड एक्शन था उस पर कितने लोगों ने या कितने परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिक किया। एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर हम कन्वर्जन रेट वाली ही फनल को ट्रैक करें, स्टेप 1 पे लेट्स से 1000 लोग आए और स्टेप 2 पे उनमें से 800 लोग पहुंचे, राइट। बट हो सकता है CTA पर 900 लोगों ने क्लिक किया। तो आपका CTR क्या होता है? आपका CTR होता है
900 divided by 1000 into 100% which is 90% CTR होता है। अब आप अज्यूम कीजिए आपने एक साइन अप पेज बनाया है, उस पर 1000 लोग आ रहे हैं, उनमें से 90% लोगों ने आपके साइन अप के बटन पे या लॉगिन के बटन पे क्लिक किया है और उनमें से सिर्फ 800 लोग ही स्टेप 2 पे जा रहे हैं। इसका मतलब 100 ऐसे लोग हैं हमारे फनल में जिनका इंटेंट था पर किसी रीज़न से वो स्टेप 2 पर नहीं पहुंच पाए, राइट। ये एक तरीका है इस डेटा को देखने का। तो 100 लोग शायद नंबर में कम साउंड कर रहा हो, बट अगर आप मिलियंस ऑफ यूजर्स पे जाएं तो हो सकता है अगर आपके 1 करोड़ लोग स्टेप 1 पे आते हैं और उनमें से 90% लोग स्टेप 2 पे पहुंच रहे हैं, 1 लाख लोग कुछ ऐसे हैं जो आपके स्टेप 2 पे इंटेंशन तो है, उनको बटन तो क्लिक किया है उन्होंने आने का, पर वो जा नहीं पा रहे हैं किसी भी रीज़न से। अब 10 लाख बहुत बड़ा नंबर है, राइट। CTR आपको ये जानने में हेल्प करता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई करने में कर सकता है। अगेन आई एम सेइंग ये एक तरीका है इस डेटा को देखने का कि कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया। तो CTR यूजुअली हम ट्रैक करते हैं देखने के लिए कि कितने लोगों का इंटेंट था, या फिर इंटेंट था या नहीं, किसी भी रीज़न से उन्होंने कोई एक्शन लेने का ट्राई किया, इंटेंट दिखाया, बट वो नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट फनल स्टेप पे पहुंच नहीं पाए। और लास्ट नंबर 4 पे जो मेट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है एवरेज टाइम स्पेंड। नाउ एवरेज टाइम स्पेंड एज जिसका नाम है मीन्स आपके फनल में एक यूज़र ने कितना टाइम स्पेंड किया, या तो पूरी फनल को कन्वर्ट होने में, मतलब स्टेप 1 से स्टेप 4 पे पहुंचने में, या फिर इंडिविजुअल स्टेप को क्रॉस करने में। अगर हम देखें, अगर हम सेम फनल को देखें स्टेप 1 से स्टेप 4 पे, तो हो सकता है कि ओवरऑल स्टेप 1 से स्टेप 4 पे पहुंचने में एक यूज़र को 10 सेकंड्स लगते हैं। तो 10 सेकंड्स तो आपका हो गया एवरेज टाइम स्पेंड पूरी की पूरी फनल में कन्वर्ट होने के लिए। हर स्टेप पे भी हो सकता है इंडिविजुअल टाइम हो सकता है स्टेप 1 से स्टेप 2 पे कन्वर्ट होने में यूज़र को 0.5 सेकंड लग रहे हो, स्टेप 2 से 3 पे कन्वर्ट होने में 1 सेकंड, स्टेप 3 से 4 पे होने में 5 सेकंड, राइट। अब नाउ ये क्योंकि ये एवरेज टाइम होता है तो ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, बट अगर आप एवरेज टाइम स्पेंड देखते हैं और आप नोटिस करते हैं कि आपका एवरेज टाइम स्पेंड अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है और फिर भी यूज़र जो है या तो ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर किसी इंडिविजुअल स्टेप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो ये डेटा आपको डीप डाइव करने में हेल्प कर सकता है कि चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यार इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इन 2 स्टेप के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ एरर्स आ रहे हैं, नेटवर्क जा रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, डिज़ाइन क्लियर नहीं है। अगेन आइडियाज़ बहुत सारे निकल सकते हैं, पर अगर आप ये मेट्रिक ट्रैक करते हैं तो ये मेट्रिक आपको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकता है कि प्रॉब्लम फेस कहाँ करी जा रही है, यूज़र ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, राइट। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूज़र को हर टास्क जो है फटाफट से कंप्लीट कर देना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कॉम्प्लेक्सिटी का है। अब अगर आप कोई साइंटिफिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को एक्चुअली अपना दिमाग लगाना पड़ता है, उनको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है किसी चीज़ अपने गोल को रीच करने में, तो वहाँ एवरेज टाइम स्पेंड ज़्यादा होगा। बट अगर हाँ उसी सिनेरियो में आप देख रहे हो कि कोई यूज़र जो है अपना गोल फटाफट कंप्लीट करे जा रहा है, देन अगेन इट्स एन इंटरेस्टिंग यूज़र बिहेवियर, राइट। कन्वर्जन के ये 4 मैट्रिक्स हैं, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, चर्न रेट या ड्रॉप ऑफ रेट और एवरेज टाइम स्पेंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एरिया जहाँ कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में अगेन मैं आपको 4 की मैट्रिक्स बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। पहली की मैट्रिक है एवरेज ऑर्डर वैल्यू और AOV। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली अगर आप ऐसा बिजनेस है या तो आप एक मल्टी वैरायटी ऑफ प्लान्स बेच रहे हैं, अलग अलग प्राइस के प्लान्स बेच रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी कमोडिटीज़ या कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिनके प्राइस बहुत डिफरेंट है, जैसे कि कॉमर्स या कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं और चिप्स भी मिलता है 20 रुपये का और आपको आईफोन भी मिलता है 70,000 रुपये का, राइट। तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिपेंड करती है। नाउ एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हेल्प करता है जानने में कि कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे बिहेव किस तरीके से कर रहे हैं और वो आपके प्लेटफॉर्म से कितनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑर्डर करने पे। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करना सबसे आसान है। इसमें जितने भी आपका रेवेन्यू है टोटल एक महीने के लिए, से 1 महीने का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, आपका 1 महीने में जितना भी रेवेन्यू है उसको डिवाइड कीजिए उस 1 महीने में एंड ऑफ द मंथ आपके कितने यूज़र्स एक्टिव या पेड यूज़र्स रहे हैं। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सारे एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो हैं ये इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली भी देते हैं, तो इट्स जस्ट 1 क्लिक अवे। अगेन
डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सा एनालिटिक्स टूल यूज़ कर रही है, और या फिर आपकी कंपनी ऑर्डर वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है या और जानकारी चाहिए तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप अपने प्रोडक्ट मैनेजर या फिर कोई भी बिजनेस या प्रोडक्ट स्टेक होल्डर के पास जाके पूछिए कि हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, क्या हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं, क्या गोल है, और हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और आप वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। आपको ये निकालना है कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, तो मतलब एक यूज़र अगर 10 ऑर्डर्स करता है तो उन 10 ऑर्डर्स की वैल्यू कितनी है, वो आप आरपू से निकाल सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये भी अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जानने में हेल्प करता है, बेसिकली सेगमेंटेशन करने में हेल्प करता है। आपको हो सकता है प्लेटफॉर्म पे एक सेट ऑफ यूजर्स हैं जिनका एवरेज रेवेन्यू कम है और एक सेट ऑफ यूजर्स हैं जिनका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर आपको कुछ कस्टमर्स का एवरेज रेवेन्यू बढ़ाना है तो दैट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। बात कीजिए अपने प्रोडक्ट मैनेजर से या प्रोडक्ट स्टेक होल्डर से, हमारा आरपू अभी कितना है, आप आरपू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट किक ऑफ हो जाए जिसमें आप एक्चुअली एक प्रोडक्ट सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं जो आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज करवा दे। अब आरपू का कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है, जितना भी आपका रेवेन्यू है उतना आपको टोटल यूजर से डिवाइड कर दीजिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो अगर एक महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं या एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जितना भी रेवेन्यू आपने एक महीने या एक साल में कमाया है उसको डिवाइड कर दीजिए। एंड ऑफ द पीरियड में आपके कितने पेड कस्टमर्स या एक्टिव कस्टमर्स थे, और आपके पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तीसरा मेट्रिक इज़ लाइफ टाइम वैल्यू और LTV, मतलब एक यूज़र जब तक आपका कस्टमर बना रहा उस पूरे लाइफ साइकिल में कितने रुपए का बिजनेस आपको दिया। लाइफ टाइम वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जितना टाइम एक यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे कस्टमर बन के रहता है उतना वो आपको बिजनेस देता है, और वो रिकरिंग बंदा होता है, मतलब वो हर बार आपको आके बिजनेस देगा। और कंपनीज़ जो हैं, खासकर सॉफ्टवेयर सैस कंपनीज़, वो लाइफ टाइम वैल्यू को ऑप्टिमाइज़ हमेशा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप उन्हें रिकरिंग बिजनेस दीजिए, लंबा बिजनेस दीजिए, और आप रिटेन्ड रहें, आप उनके प्लेटफॉर्म पे उन्हीं के कस्टमर बन के रहें। आप ज़रूर अपने प्रोडक्ट या बिजनेस स्टेक होल्डर से बात कीजिए कि वो लोग लाइफ टाइम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं या नहीं करते, और कैसे हम एक यूज़र का लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और चौथा और फाइनल मैट्रिक जो आज मैं शेयर करूंगा मोनेटाइजेशन में, एक KPI जो आपको ट्रैक करना चाहिए, वो है रिकरिंग रेवेन्यू। अब रिकरिंग रेवेन्यू यूजुअली 3 पार्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, एक होता है क्वार्टरली रिकरिंग रेवेन्यू, और एक होता है एनुअली रिकरिंग रेवेन्यू। ये एक मेट्रिक है जिस पे आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए, या फिर वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में करता है कि अगर हमें मंथली रेवेन्यू बढ़ाना है तो कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जो हमें लेने चाहिए जो हमें रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ा के देंगे। और बिकॉज ये आपके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, डिज़ाइन की वैल्यू आप डायरेक्टली बिजनेस को शो कर सकते हैं, राइट। अगेन 4 मेट्रिक्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, लाइफ टाइम वैल्यू और रिकरिंग रेवेन्यू, जिसमें होता है मंथली रिकरिंग रेवेन्यू और एनुअली रिकरिंग रेवेन्यू। तो हमने कन्वर्जन कवर कर लिया, हमने मोनेटाइजेशन जस्ट अभी कवर किया, और अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है रिटेंशन। हाँ जी, रिटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है मोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जितने भी लोग आपके कस्टमर बन गए हैं या जितने भी यूज़र्स आपके एक्टिव यूज़र्स बन गए हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे एक्टिव ही रहें, वो इनएक्टिव ना हो जाएं। अगर आप रिटेंशन को इम्प्रूव करने पे काम कर रहे हो तो आप उस बिज़नेस के लिए उतने ही वैल्यूएबल हो जितना अगर आप डायरेक्टली मोनेटाइजेशन पे काम कर रहे हो। रिटेंशन के 3 मेट्रिक्स हैं। पहला है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट भी यूजुअली परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल यूज़ करते हैं तो यूजुअली आपको कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं बनाना पड़ता, अनलेस आपका प्रोडक्ट या आपकी टीम जो है रिटेंशन को किसी और तरीके से मेजर करते हैं। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा रिटेंशन रेट कितना है। 1 अप्रैल को कितने लोग आपके एक्टिव या पेड कस्टमर थे, फिर हम देखते हैं लास्ट डे 31 अप्रैल को हमारे पास कितने एक्टिव या पेड यूज़र थे, फिर हम मेजर करते हैं कि इस पीरियड के बीच में कितने न्यू कस्टमर्स ऐड हुए। यहाँ पे जब मैं कस्टमर बोल रहा हूँ तो मैं या तो एक्टिव या पेड या जो भी आप जिस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास ये 3 नंबर आते हैं तो हम एक फॉर्मूले में डालते हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड ऑफ अप्रैल पे कितने लोग थे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स जो 1 से 30 अप्रैल में ऐड हुए थे, और हम उसको डिवाइड कर देंगे
नंबर ऑफ कस्टमर्स 1 अप्रैल को कितने थे। नाउ अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 1 अप्रैल को कुछ 1000 कस्टमर्स थे और 30 अप्रैल को हमारे पास कुछ 1100 कस्टमर्स थे पेड या एक्टिव, राइट। और इसके बीच में हमने अज्यूम करते हैं कुछ 1000 कस्टमर्स ही ऐड किए, राइट। तो अब इसको अगर पंच करें हम तो हमारा अप्रैल का रिटेंशन रेट अप्रैल का क्या निकलेगा। एंड में हमने किए 1100, 1 अप्रैल को थे हमारे पास 1000 और फिर नए कस्टमर जो ऐड हुए वो 1000 और फिर थे हमारे पास, मतलब अप्रैल में हमने 10% लोगों को रिटेन किया। नाउ अब क्योंकि रिटेंशन रेट में इतने सारे मेट्रिक्स हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं। एक तो आपके स्टार्टिंग में कितने कस्टमर थे, उस पीरियड में कितने कस्टमर्स आए और एंड में कितने पीरियड थे, राइट। तो ये एक मेट्रिक आपको देखो 3 सब मेट्रिक्स ट्रैक करने के लिए मजबूर करता है, राइट। और एंड अगेन 10% कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा माना जाता है कुछ प्रोडक्ट्स डोमेन में और कुछ में बहुत कम माना जाता है। बट अगर आप सिंपली देखो कि अच्छा हमारा रिटेंशन रेट 10% है, यू कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। क्या हमने जो कस्टमर एक्वायर किए हैं उसमें प्रॉब्लम है? क्या जो कस्टमर स्टार्टिंग में थे वो कन्वर्ट नहीं हुए एट द एंड ऑफ द मंथ? प्रॉब्लम कहाँ हुई है? अगर आप रिटेंशन रेट इंप्रूव करवाते हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का, आप बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय या एसेट हो जाते हो कंपनी के। बिकॉज कंपनीज बहुत टाइम, रिसोर्सेज, पैसा स्पेंड करती हैं एक कस्टमर को रिटेन करने में। सेकंड मेट्रिक जिसके बारे में हम बात करेंगे रिटेंशन में वो है चर्न रेट। अगेन अगर रिटेंशन रेट सेम एग्जांपल पे आते हैं तो अगर आपका 10% रिटेंशन रेट है, इसका उल्टा तरीका देखने का या फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है कि आपका 90% चर्न रेट है। मतलब 90% कस्टमर्स आपके जो हैं वो रिटेन ही नहीं होते हैं। अगर आप इस लेंस से देखते हैं कि 10% रिटेन हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर 90% रिटेन भी नहीं हो रहे हैं। अगर आप इन 90% में से कुछ लोगों को इन 10% में ऐड कर पाएँ तो अगेन इट्स वेरी वैल्यूएबल। मैंने 3 चीज़ें बोला था पर मैं एक बोनस चीज़ आपके साथ और शेयर करूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्टिव यूजर्स। तो एक्टिव यूजर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो यूजर्स जो आपका प्लेटफॉर्म रोज यूज करते हैं, राइट। अब ज़रूरी नहीं है एक्टिव यूजर्स जो हैं वो मोनिटाइज्ड यूज़र भी हों। एज इन अगर आपका प्रोडक्ट एक फ्रीमियम मॉडल पे काम करता है तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट में कुछ लोग हो जो आपका प्रोडक्ट सिर्फ फ्री में यूज़ करें और कुछ लोग हैं जो पैसे देते हैं। तो कॉमन एग्जांपल मैं दूँ, BGMI खेल, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलता है, बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपना कॉइन्स या जो भी उनको प्लेटफॉर्म करेंसी मिलती है उससे कुछ चीज़ खरीदते हो या फिर अपने पैसे डाल के कुछ प्लेटफॉर्म करेंसी खरीदते हो, या फिर वो सिर्फ आते हैं रोज़ गेम फ्री में खेलते हैं और चले जाते हैं, राइट। तो ये 2 टाइप के यूज़र्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों ही एक्टिव यूज़र्स हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई एक्टिव यूज़र्स की। हर प्लेटफॉर्म का एक कोई एंगेजमेंट एक्शन होता है जिसको अगर यूज़र डेली परफॉर्म करता है तो वो एक एक्टिव यूज़र माना जाता है। BGMI के केस में अगर मैं सही हाइपोथेसिस लूँ तो कोई भी यूज़र अगर BGMI की कोई भी एक गेम 1 मिनट के लिए खेलता है तो वो उनके लिए शायद एक एक्टिव यूज़र होगा। अब मैं आपको एक्टिव यूज़र इसलिए बता रहा था क्योंकि एक्टिव यूज़र को कैलकुलेट 2-3 टाइप से किया जाता है। तो ये होता है आपका डेली एक्टिव यूज़र, माओ इज़ मंथली एक्टिव यूज़र एंड वाओ इज़ वीकली एक्टिव यूज़र। हर कंपनी ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स तो ट्रैक करती ही हैं, पर डेली एक्टिव यूज़र तो लगभग हर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ट्रैक करता है। अब मैंने आपको डाओ क्यों बताया, क्योंकि ये एक प्रीकर्सर है तीसरी रिटेंशन मैट्रिक का जिसका नाम होता है, और स्टिकीनेस का मतलब एक यूज़र जो आपका कस्टमर बन गया है, आपका एक्टिव यूज़र हो गया है, कितना स्टिकी है वो आपके प्रोडक्ट को लेके, मतलब वो कितना आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है। और स्टिकीनेस यूजुअली एक नंबर में कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टिकीनेस बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकता है। हो सकता है आपके लिए वो लॉयल्टी मेजर करता हो सकता है वो आपके लिए चांसेस ऑफ परचेज या फिर स्पेंडिंग मेजर करता हो। बट स्टिकीनेस का ओवरऑल मतलब यही होता है कि कस्टमर रिटेन हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा लाइकली है या फिर आपको वैल्यू देने के लिए। कस्टमर स्टिकीनेस मेजर करने के बहुत तरीके हैं, बट एक जो बहुत फेमस तरीका है जो बहुत सारी कंपनी यूज़ करते हैं, जो फेसबुक ने बहुत फेमस किया था, डेली एक्टिव यूज़र को आपके मंथली एक्टिव यूज़र से डिवाइड करके। जो हमारी स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कैलकुलेट होती है। तो अगर हम हमारी 1 मंथ स्टिकीनेस ट्रैक कर रहे हैं तो हम उसको मंथली एक्टिव यूज़र से डिवाइड करेंगे। अगर हमें वीकली स्टिकीनेस ट्रैक करनी है तो हम MAU के बजाय वाओ
रिप्लेस कर देंगे वीकली एक्टिव यूज़र्स और फिर एक अलग नंबर निकल के आ जाएगा। बट लेट्स से अगर हम 1 मंथ की स्टिकीनेस कैलकुलेट कर रहे हैं, डेली एक्टिव यूज़र्स 1000 है और हमारे मंथली एक्टिव यूज़र्स जो है 5000 हैं, तो हमारी मंथली स्टिकीनेस जो है वो 20% है। इसका मतलब अज्यूमिंग एक महीने में 30 डेज़ हैं, तो 30 डेज़ में से 20% ऑफ द डेज़ हमारे यूज़र्स जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सो ये 5000 यूज़र्स 6 दिन ही एक्टिव रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। दीज वर द 3 एरियाज: conversion, monetization and retention, and these were some 11-12 metrics that you should definitely track on a daily basis, which will not only help you create data informed decision but will also help you collaborate with your product and business stakeholders, और आपको हेल्प करेगा आर्टिकुलेट करने में आपके डिज़ाइन डिसीजंस, एंड इट विल मेक यू अ बेटर डिज़ाइनर एंड अ प्रोडक्ट पर्सन। स्पेशली अगर आपका रोल जो है वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर का रोल है, क्योंकि एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर को ये सब पता होना चाहिए। See you in the next video. Goodbye. Ciao.